नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज का अगला पार्ट, जिसके अंतर्गत हम टिहरी गढ़वाल जनपद को यहाँ पर कवर करेंगे। जिन्होंने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने लगभग 6 जिलों को यहाँ पर कवर कर लिया है। आज उत्तराखंड का ये 7वां डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंतर्गत हम टिहरी गढ़वाल जनपद को यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, आज का पहला पॉइंट है टिहरी गढ़वाल जनपद का इतिहास। इसके इतिहास को लेकर यहाँ पर कुछ पॉइंट हमारे बनते हैं, जिसमें सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि टिहरी की स्थापना कब और किसने की, है ना, किसके द्वारा ये बसाया गया है। देखिए फ्रेंड, अगर इसकी स्थापना की बात करें, जो टिहरी नगर था पहले पंवार शासकों के अधीन हुआ करता था। बाद में जब गोरखे आए, उन्होंने अपने अधीन कर लिया। फिर अंग्रेजों ने गोरखों से इसको जीत लिया। बाद में जो सुदर्शन शाह थे, उनको अंग्रेजों द्वारा टिहरी वाला हिस्सा दिया गया। देखिए फ्रेंड, टिहरी नगर की स्थापना सुदर्शन शाह द्वारा 28 दिसंबर 1815 को होती है, जब गोरखे अंग्रेजों के हाथों परास्त होते हैं। और जो सुदर्शन शाह हैं, अपनी राजधानी कहाँ पर ले जाते हैं? टिहरी नगर के अंदर। तो टिहरी की स्थापना 28 दिसंबर 1815, पंवार नरेश सुदर्शन शाह। देखिए फ्रेंड, अगर टिहरी नगर की राशि की बात करें तो सुदर्शन शाह ने इसको बसाने से पहले इस क्षेत्र की छानबीन करवाई थी, जिसमें पता चला इस नगर की जो राशि है वो कौन सी है? सिंह राशि है। फिर ज्योतिषों द्वारा ये भी कहा गया था कि यह अधिक लंबे समय तक नहीं चलेगा, है ना, जैसे कि आज ये टिहरी बांध में विलीन हो गया है। इस टाइप से कुछ कहानियां हैं, तो आपको ये याद रखना है टिहरी नगर की जो राशि है वो कौन सी है? सिंह राशि है। अगला पॉइंट इसमें देखें, जो टिहरी नगर है किन नदियों के संगम पर यह बसाया गया? तो भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर यह बसाया गया था। बाद में यहीं पर एक डैम बनाया जाता है, जिसका नाम है टिहरी बांध, जो कि एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। देखिए फ्रेंड, ये टिहरी बांध के कारण जो टिहरी नगर है वो पानी में विलीन हो गया, यानी कि पानी में डूब गया। तो कब डूबा है? तो अक्टूबर 2005 में टिहरी पूर्णतः डैम में विलीन हो गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला इसमें पॉइंट है, जो टिहरी नगर था यानी कि टिहरी रियासत थी, स्वतंत्रता के बाद इसको भारत में शामिल किया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश का 50वां जिला इसको बनाया गया था। अगर इसकी बात करें तो किसको कब शामिल किया गया था? तो 1 अगस्त 1949 यानी कि 1949 को इसको भारत में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश का 50वां जिला यहाँ पर बनाया गया था। देखिए फ्रेंड, अगर टिहरी के मुख्यालय की बात करें तो टिहरी डूबने के बाद नया टिहरी बसाया गया। तो किस गांव में ये बसाया गया था? तो बौराड़ी गांव में ये बसाया गया था। तो टिहरी का मुख्यालय वहीं पर बनाया गया था। और टिहरी के अन्य नाम देखें तो टिहरी नगर के जो अन्य नाम थे, इसको गणेश प्रयाग भी यहाँ पर कहा जाता है, धनुष तीर्थ भी कहा जाता है, और त्रिहरी भी इसका नाम हमें प्राप्त होता है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ और त्रिहरी किसके नाम है? तो टिहरी के नाम है। देखिए फ्रेंड, अगर टिहरी झील का ऑफिशियल नेम देखें, यानी कि आधिकारिक नाम देखें, तो किस नाम से ये जाना जाता है? तो स्वामी रामतीर्थ सागर नाम से ये जाना जाता है। और स्थानीय नाम देखें तो सुमन सागर, जो कि श्रीदेव सुमन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। अगर ऑफिशियल नेम पूछे या आधिकारिक नाम पूछे तो स्वामी रामतीर्थ सागर इसका नाम है, और स्थानीय नाम पूछे तो सुमन सागर टिहरी झील का नाम हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो स्वामी रामतीर्थ थे, तो सबसे पहले क्या होता है, दक्षिण भारत से रामतीर्थ सागर सन 1903 में राजा कीर्तिशा के दरबार के अंदर आते हैं। और कीर्तिशा क्या करते हैं, इनको 1903 में ही विश्व धर्म सम्मेलन में जापान भेजते हैं। तो जापान के बाद ये फिर से वापस आते हैं, और 1906 के अंदर गणेश प्रयाग यानी कि जो टिहरी है, तो टिहरी की जो भिलंगना नदी है, तो उसी में ये जल समाधि लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। स्वामी रामतीर्थ सागर ने 1906 में किस नदी में जल समाधि ली थी? तो भिलंगना नदी में यहाँ पर जल समाधि ली थी, यानी कि उसमें समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो कब ली थी? तो 1906 में। जबकि स्वामी रामतीर्थ कीर्तिशा के दरबार में कब आते हैं? तो 1903 के अंदर आते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, टिहरी राजशाही के विरुद्ध अगर हम आंदोलन की बात करें तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो 23 जनवरी 1939 को सबसे पहले क्या होता है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की यहाँ पर स्थापना होती है। तो ये स्थापना कहाँ पर होती है? तो देहरादून में होती है। कौन करते हैं? तो श्रीदेव सुमन इसकी स्थापना करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। श्रीदेव सुमन ने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की? तो देहरादून में की, और 23 जनवरी 1939 यानी कि 1939 को की थी। अब हम बात करेंगे टिहरी जनपद की जो भौगोलिक स्थिति है, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। कितना इसका क्षेत्रफल है, किसके साथ इसकी सीमाएं लगती है ना, कौन से क्रम में ये आता है। तो सबसे पहले अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 3642 यानी कि 3642 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, जो कि राज्य का 6वां बड़ा जिला है ना, क्रम में 6वें नंबर पर आता है। इससे पहले के जो जिले हमने पढ़ाए हैं, क्रम भी हमने बताया था कौन किस क्रम पे है। अगर हम बात करें उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो भी टिहरी जनपद के अंतर्गत जो नरेंद्र नगर है,
तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यानी कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान कौन सा है, तो नरेंद्र नगर टिहरी हो जाएगा, जहाँ पर वार्षिक वर्षा लगभग 318 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, नरेंद्र नगर में होती है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में चेरापूंजी के मासिन राम गाँव में होती है, जो कि मेघालय में स्थित है। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश नरेंद्र नगर में होती है, जिस कारण नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का चेरापूंजी कहते हैं। जैसे भारत में चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना, चेरापूंजी के मासिनराम गांव में। देखिए फ्रेंड, अगर नई टिहरी की समुद्र तल से बात करें, कितनी ऊंचाई पर नया टिहरी बसाया गया है, तो 1750 मीटर की ऊंचाई पर ये बसाया गया है, जो कि बौराड़ी गांव में बसाया गया था। देखिए फ्रेंड, अगला इसमें पॉइंट है, राज्य के जो 4 आंतरिक जिले हैं, तो उनमें से एक टिहरी भी है। तो आंतरिक जिला होता क्या है, यानी कि ऐसा जिला जिसकी सीमाएं केवल अपने ही जनपद के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं या जिले हैं उनसे लगती है। जैसे मान ले जाए ये उत्तराखंड है, तो इनके बीच के जो ये जिले हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आंतरिक हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो सीमा है अपने ही जिलों से लगती है, न कि बाहर के राज्यों या देश से। तो जो अंदर ही अंदर है, जिनकी सीमा केवल अपने ही राज्य के जिलों से लगती है, तो वो आंतरिक जिले में आते हैं। तो वो 4 कौन कौन से हैं, एक तो टिहरी है, दूसरा रुद्रप्रयाग है, तीसरा अल्मोड़ा है और चौथा बागेश्वर है। तो ये 4 आपको याद रखने हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें जो टिहरी जिला है इसकी सीमाओं की, तो कितने जिलों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, तो पहला है देहरादून, दूसरा रुद्रप्रयाग है, तीसरा पौड़ी है। अब हम पढ़ेंगे टिहरी जनपद में जो ताल या झीलें हैं, कौन कौन से ताल हैं या फिर झीलें हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें सहस्त्र ताल, जो कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, वो भी कहाँ पर है, टिहरी के अंदर स्थित है। अगर प्रश्न आया कभी गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, तो सहस्त्र ताल, ये टिहरी में है। गढ़वाल का सबसे गहरा ताल कौन सा है, तो वो भी सहस्त्र ताल टिहरी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हम बात करें जो सहस्त्र ताल है, इसके समीप एक ताल और है और हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो वो कौन सा है, यमताल है। तो यमताल भी कहाँ पर है, टिहरी में स्थित है। इसी के साथ साथ जो बालगंगा घाटी है, जहाँ पर सहस्त्र ताल है, उसी के समीप बालगंगा घाटी है, तो उसमें एक ताल और है जिसका नाम है महासर ताल। देखिए फ्रेंड, जो ये महासर ताल है कुछ इस टाइप का है ना, तो इसलिए इसको भाई बहन का ताल या फिर कटोरीनुमा ताल भी कहते हैं, दोनों एक साथ हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, किस ताल को भाई बहन का ताल कहते हैं, तो मासर ताल को कहते हैं। किस ताल का आकार कटोरीनुमा है, तो वो भी कौन सा है, मासर ताल टिहरी के अंतर्गत हो जाएगा। अगर हम बात करें बासुकी ताल, तो बासुकी ताल 2 जिलों की सीमा पर आता है, एक तो केदारनाथ के समीप है यानी कि रुद्रप्रयाग जिले में है, और दूसरा आता है टिहरी के उत्तर पूर्व में, यानी कि टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर कौन सा ताल है, तो बासुकी ताल है, जो अपने नीले रंग के कमल के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। और इसका पानी कैसा है, तो लाल रंग का यहाँ पर पानी है। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है, किस ताल का रंग लाल है या फिर किस ताल के पानी का रंग लाल है, तो वो कौन सा हो जाएगा, बासुकी ताल, जो कि टिहरी और रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है। इसके अलावा एक ताल और है जो कि मंसूर ताल है। मंसूर ताल कतलिंग हिमनद के ठीक सामने है, जिसका नाम है मंसूर ताल। देखिए फ्रेंड, ये मंसूर ताल ऐसा ताल है जिसमें राजहंस देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, किस ताल में राजहंस देखने को मिलते हैं, तो मंसूर ताल टिहरी में देखने को मिलते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें भिलंगना की सहायक नदी दूधगंगा, तो दूधगंगा कहाँ से निकलती है, तो मंसूर ताल के समीप जो दूधगंगा ग्लेशियर है या फिर दूधगंगा हिमनद है, वहाँ से निकलती है। तो दूधगंगा किसकी सहायक है, तो भिलंगना की सहायक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। इसी के साथ साथ अप्सरा ताल, तो अप्सरा ताल भी बूढ़ा केदार के पास स्थित है, जो कि टिहरी के अंतर्गत यहाँ पर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो ये अप्सरा ताल है इसको अछरी ताल के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि हिमालय की जो अप्सराएं हैं वो यहाँ पर स्नान करती थी, जिस कारण इसको अछरी ताल या अप्सरा ताल कहते हैं, है ना। जैसे टिहरी के अंतर्गत एक पर्वत है खैट पर्वत, तो माना जाता है इस पर जो वन देवी है या फिर जो परियां हैं तो वो निवास करती हैं, इस कारण इस खैट पर्वत को परियों का देश भी कहते हैं। तो परियों का देश खैट पर्वत कहाँ पर है, तो टिहरी के अंतर्गत स्थित है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला है जो ताल यहाँ पर मिलता है हमें, भिलंग ताल, इसी के साथ साथ द्रौपदी ताल, तो ये सारे कहाँ पर है, टिहरी के अंदर स्थित है। अब हम इसमें पढ़ेंगे टिहरी जनपद में जो ग्लेशियर एवं घाटियाँ हैं, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे इसी बार आया था खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, खतलिंग ग्लेशियर केदारनाथ से 15 किलोमीटर पश्चिम में है, तो कौन सा कथन सत्य था कौन सा नहीं था, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला जो ग्लेशियर पढ़ेंगे वो खतलिंग ग्लेशियर है, जो कि टिहरी एवं रुद्रप्रयाग जनपद की सीमा पर स्थित है। और इसकी खोज की अगर बात करें तो खतलिंग ग्लेशियर की जो खोज की है किसने की है, तो इंद्रमणि बडोनी एवं सुरेंद्र सिंह पांगती, इन दोनों द्वारा खतलिंग ग्लेशियर की खोज की गई है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की है, तो इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती, इन दोनों द्वारा की गई है। अगला जो यहाँ पर एक घाटी हमें मिलती है जोराई फूलों की घाटी, तो जोराई फूलों की घाटी कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है ना। इसी के साथ साथ जोराई बुग्याल,
तो जोराई बुग्याल भी पूछेगा तो वो भी टिहरी में है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। जबकि फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली में है। दूसरी फूलों की घाटी किसे कहते हैं, तो हमने चमोली डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाया था, चिनाब घाटी। तो चिनाब घाटी कहाँ है, तो ये भी चमोली में है। मांझीवन फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तरकाशी में है। तो इससे पहले की जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज है, जिसने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ हमने इनको अच्छे से बताया है। अब हम इसमें पढ़ेंगे टिहरी जनपद की जो प्रसिद्ध गुफाएं एवं कुंड हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एक गुफा फेमस है जिसका नाम है विश्वनाथ गुफा। देखिए फ्रेंड, इस विश्वनाथ गुफा के बारे में अगर बात करें तो इसको आदिगुरु शंकराचार्य की तप्तस्थली माना जाता है, जो कि टिहरी के हिंदाव पट्टी में स्थित है। और यह स्थान गुरु वशिष्ठ के तप्तस्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि शंकराचार्य की तप्तस्थली कौन सी गुफा है, तो विश्वनाथ गुफा है। या फिर गुरु वशिष्ठ के तप्तस्थल के लिए कौन सी गुफा प्रसिद्ध है या कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो देवप्रयाग की विश्वनाथ गुफा प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है गर्भजोन गुफा। तो ये भी टिहरी के अंतर्गत आती है गर्भजोन गुफा। इसी के साथ साथ शंकर गुफा एवं ब्रह्मकुंड, तो ये भी देवप्रयाग में है। और देवप्रयाग किस में आता है, टिहरी जिले में आता है। तो शंकर गुफा भी कहाँ है, देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। अगला इसमें है नागकुंड। तो नागकुंड भी टिहरी के अंतर्गत आता है, जो लमगांव में स्थित है ना। लमगांव टिहरी के अंतर्गत आता है। अब हम इसमें बात करेंगे टिहरी जनपद में जो वन एवं बुग्याल है, क्योंकि बुग्यालों से भी हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, वनों से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो टिहरी के अंतर्गत वन विभाग की स्थापना की गई थी राजा प्रताप शाह द्वारा। तो कब की गई थी टिहरी वन विभाग की स्थापना, तो 1 मई 1885 1885 को राजा प्रताप शाह द्वारा की गई थी। इन्होंने यहाँ पर वनों को अलग अलग भागों में बांटा है, जिसमें 4 रेंज हुआ करती थी और इसके अंतर्गत 23 बीट यहाँ पर बनाई गई थी। तो ये किसने बनाई थी, तो राजा प्रताप शाह ने बनाई थी। अगला पॉइंट है राज्य में सर्वाधिक झाड़ियों की अगर बात करें तो सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पर है, तो वो भी टिहरी जिले में आती है ना। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो टिहरी में है। जबकि सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, पौड़ी में है। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो नैनीताल में है ना। क्रम में दूसरा कहाँ है, तो उत्तरकाशी है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला है जोराई बुग्याल। जैसे हमने बताया है, जोराई फूलों की घाटी भी टिहरी में है, जोराई बुग्याल भी टिहरी में आता है। खरसोली एवं कोटली बुग्याल, है ना, अप्सराओं का बुग्याल, ये सारे कहाँ पर हैं, टिहरी गढ़वाल में ये आते हैं। इसी के साथ साथ जो अगला है पंवाली कांटा बुग्याल, टिहरी के अंतर्गत आता है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें जो पंवाली कांटा ट्रैक है, वो 2 जनपदों को जोड़ता है, उत्तरकाशी और टिहरी, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं जो पंवाली कांटा ट्रैक है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, टिहरी के गुत्तू से प्रारंभ होकर ये उत्तरकाशी के लाटा तक ये जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। जो पंवाली कांटा है ये ट्रैक किस किस को जोड़ता है, तो टिहरी से उत्तरकाशी को जोड़ता है। जबकि पंवाली कांटा बुग्याल कहाँ है, तो टिहरी जनपद में स्थित है। और उनकी बात करें तो सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था रक्षा सूत्र आंदोलन, तो ये भी कहाँ से शुरू हुआ था, तो टिहरी जनपद के बिलंगना क्षेत्र से शुरू हुआ था। और इसकी शुरुआत कब होती है, 1994 को इसकी शुरुआत होती है। और कौन करते हैं, तो सुरेश भाई। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत किसने की है, सुरेश भाई ने की है। कहाँ से की है, तो बिलंगना क्षेत्र टिहरी से 1994 में की है। अगला पॉइंट है कुंजड़ी वन आंदोलन। तो कुंजड़ी वन आंदोलन भी 1903-4 में टिहरी से शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में ये शुरू हुआ था, तो अमर सिंह के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इसका उद्देश्य पूछता है कुंजड़ी वन आंदोलन का उद्देश्य क्या था, या फिर किसके विरोध में ये किया गया था। तो ये किसके विरोध में किया गया था, तो राजस्व करों को बढ़ाए जाने के विरोध में ये किया गया था। जबकि यहाँ पर ये ऑप्शन भी आता है वनों की कटाई के विरोध में, है ना। तो क्योंकि इसमें वन लिखा है तो ऐसा लगता है कि वनों की कटाई के विरोध में था, वो नहीं था, राजस्व करों के विरोध में ये चलाया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कब चलाया गया, तो 1903-4 में अमर सिंह द्वारा ये चलाया गया था। अगला इसमें है तिलाड़ी गोलीकांड। तो इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। जो तिलाड़ी कांड है कब हुआ था, तो 30 मई 1930 को हुआ था, है ना। तो क्यों ये हुआ था, तो किसानों की भूमि को वन भूमि के विरोध में बदलने के चक्कर में ये हुआ था। जो किसानों की भूमि थी उसको वन भूमि घोषित कर दिया गया था, जिस कारण 30 मई 1930 को यहाँ पर विरोध होता है। और जो रवाई के दीवान थे चक्रधर जुयाल, तो वो क्या करते हैं, निहत्थे लोगों पर गोली चलवाते हैं, जिस कारण इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो प्रश्न आएगा उत्तराखंड का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं, तो तिलाड़ी गोलीकांड को यहाँ पर कहते हैं। अब हम बात करेंगे टिहरी जनपद के जो प्रमुख पर्यटक स्थल है। तो पर्यटक स्थल में देखें तो सबसे पहले इसमें 3 धारा एक पर्यटक स्थल है जो कि टिहरी के अंतर्गत है। इसी के साथ साथ जो घनसाली है, यहाँ पर एक रमणीक स्थल है जो कि भिलंगना एवं बालगंगा इन नदियों के बीच ये बसा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। जो घनसाली है किन नदियों के संगम पर है, बालगंगा एवं भिलंगना नदियों के तट पर स्थित है। इसके साथ साथ जो धनोल्टी है मसूरी के पास पड़ता है और टिहरी गढ़वाल जनपद में ये आता है। तो धनोल्टी पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है, तो टिहरी में स्थित है। अगला इसमें देखें
तो डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज यानी कि जो झूला पुल है, जो भारत का सबसे लंबा झूला पुल भी इसको माना जाता है ना, उत्तराखंड का तो है ही। देखिए फ्रेंड, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जो पर्यटक है उनके लिए बहुत ही अच्छा स्थान माना गया है इसको, बहुत सारे पर्यटक जाते हैं। तो इसकी बात करें तो ये टिहरी झील के ऊपर बनाया गया है। देखिए फ्रेंड, इस पुल की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है और टिहरी झील के ऊपर ये बनाया गया है। और दो स्थानों को यहाँ पर ये जोड़ता है, टिहरी से प्रतापनगर को। प्रतापनगर की स्थापना की बात करें तो 1877 में राजा प्रताप शाह ने डांगधार में इसकी स्थापना की थी। तो प्रतापनगर का पुराना नाम भी पूछता है तो डांगधार है ना, डांगधार। तो इसी डांगधार और टिहरी को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया गया जिसका नाम है डोबरा चांटी। देखिए फ्रेंड, इस पुल के उद्घाटन की अगर बात करें तो 8 नवंबर 2020 को इस पुल का उद्घाटन यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया था। देखिए फ्रेंड, इस पुल की अगर कुल लंबाई की बात करें तो 725 मीटर इसकी कुल लंबाई है, और जबकि मुख्य पुल कितना है तो 440 मीटर है। यानी कि ये पुल बनाया गया है और जो नदी के ऊपर है, यानी कि इतना ये नदी के ऊपर है तो ये 440 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 725 मीटर है। इसी के साथ साथ चौड़ाई देखें तो 7 मीटर है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखें तो 850 मीटर की ऊंचाई पर यह पुल बनाया गया है। देखिए फ्रेंड, इस पुल की अगर शुरुआत की बात करें तो कब ये शुरू किया गया था, बनना कब शुरू हुआ था, तो 2006 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, और 8 नवंबर 2020 को इसका उद्घाटन त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया है ना। अगर इसके डिज़ाइन की बात करें, इसका डिज़ाइन किसने दिया है तो दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की एक कंपनी है योसिन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कंसल्टेंट, तो इसने ये डिज़ाइन दिया है। ये कंपनी भी आपको याद रखना है कि योसिन कंपनी ने इसका डिज़ाइन दिया था, जो कि एक साउथ कोरिया की कंपनी है। इस पुल के ऊपर एक बुक भी आई है, एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है डोबरा चांटी पुल की गाथा। डोबरा चांटी पुल की गाथा। तो इसके राइटर कौन है तो राइटर है शीशपाल गुसाई। तो शीशपाल गुसाई ने लिखी है डोबरा चांटी पुल की गाथा। अगला जो पर्यटक स्थल है देवप्रयाग है। देवप्रयाग जो कि धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान हुआ है ना। हमारी धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसको उत्तराखंड का माना गया है, जिसका उल्लेख पुराणों से लेकर महाभारत से लेकर वेदों में भी मिलता है ना। तो देवप्रयाग की अगर बात करें तो इसके जो अन्य नाम है सुदर्शन क्षेत्र हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ इंद्रप्रयाग भी हमें प्राप्त होता है ना। अगर हम बात करें महाभारत के अनुसार तो महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि तथा समग्र पापों का यहाँ पर विनाशक बताया गया है। तो किस ग्रंथ में समस्त तीर्थों का शिरोमणि समग्र पापों का विनाशक देवप्रयाग को बताया गया है तो महाभारत में ये बताया गया है। देखिए फ्रेंड, अगर देवप्रयाग जो टाउन है कस्बा है उसको देखें तो ये टिहरी जिले में तो आता ही है, और किन नदियों के संगम पर है तो एक तो भागीरथी है, दूसरी अलकनंदा के संगम पर ये स्थित है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो भागीरथी है इसको सास नाम से जाना जाता है, जबकि जो अलकनंदा है इसको बहू नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है सास और बहू का संगम कहाँ पर होता है, देवप्रयाग में होता है। यहाँ पर ये अलकनंदा और भागीरथी जो कि सास है ये मिलकर गंगा का निर्माण भी करती हैं। तो प्रश्न ये आता है कि गंगा का निर्माण कहाँ से होता है तो देवप्रयाग से होता है ना। किन किन नदियों से मिलकर गंगा बनती है तो भागीरथी सास अलकनंदा बहू से गंगा का निर्माण देवप्रयाग से होता है। देखिए फ्रेंड, माना जाता है कि जो देवप्रयाग है इस क्षेत्र में कौवे नहीं पाए जाते हैं है ना। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, किस क्षेत्र में या किस धार्मिक क्षेत्र में कौवे नहीं पाए जाते हैं तो देवप्रयाग में नहीं पाए जाते हैं। फ्रेंड, आज के इसमें लास्ट पॉइंट है, जो देवप्रयाग है उसको पुल के माध्यम से पौड़ी से जोड़ा गया है। तो कब ये जोड़ा गया है तो दिसंबर 2001 में इसको जोड़ा गया था है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से कब जोड़ा गया तो दिसंबर 2001 में ये जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। जल्द ही इसका पार्ट 2 आएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास।